एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को भयभीत करने का मन बनाया और बहुत सोचने के बाद तय किया कि वह भयंकर चेहरा बनाकर और डाकुओं जैसा लिबास पहनकर बीरबल के घर जाएंगे और अचानक उसके सामने आकर उसे डराएंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि अपने स्वांग की वह कानों कान खबर नहीं होने देंगे। अपने राज्य में बहुरूपियों को जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जन करते हुए उन्होंने देखा था। इसलिए अपना रूप बदलने के लिए उन्होंने एक बहुरूपिये का सहारा लिया। उस बहुरूपिये ने बादशाह को एक खूंखार आदमी की शक्ल में बदल दिया। उस आदमी का चेहरा इतना बीभत्स था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। बादशाह ने अपनी शक्ल आईने में देखी और जब विश्वास हो गया कि अब उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा तो संतुष्ट होकर अंधेरी रात में बीरबल के घर पहुंच गए और बीरबल के द्वार पर दस्तक दी। बीरबल ने द्वार खोला। उसके हाथ में मशाल थी, जिसकी रोशनी में उसने द्वार पर खड़े व्यक्ति का हाथ देखा। हाथ की उंगलियों में बादशाही अंगूठियां थीं। रात अंधेरी थी और तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण बीरबल मशाल के दूसरी ओर हाथ से हवा रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण द्वार पर दस्तक देने वाले का चेहरा देखने की बजाय बीरबल की नजर उसके जूतों पर गई। कीमती नगीनों और सोने चांदी के तारों के काम से अंधेरी रात में भी जूते से कौंधसी उठ रही थी। उसने अकबर के पाँव में बरसों से यह जूता देख रखा था। बीरबल को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि द्वार पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं, स्वयं अकबर हैं। इसलिए उसने हर्षातिरेक में भावविह्वल होकर कहा, आइए जहांपनाह, आज इस गरीब की कुटिया धन्य हो गई। अकबर जैसे आसमान से गिरे। उनकी समझ में नहीं आया कि बीरबल ने उन्हें पहचान कैसे लिया। बीरबल उन्हें अपने कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठाया, फिर बादशाह के भयंकर चेहरे को देखा। अब वह यह समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर बादशाह को अपना रूप बदलकर इस तरह आने की क्या जरूरत थी। और आशंका भी मन के किसी कोने से उठी कि क्या बादशाह उसे फिर मूर्ख बनाने के इरादे से तो नहीं आए हैं। डरावना रूप बनाने का एक मकसद तो यही हो सकता है कि वे यह देखना चाहते हैं कि मैं इस तरह का रूप देखकर कैसे डरता हूं। अपनी तर्क बुद्धि से बादशाह के छद्म रूप का कारण जानने के प्रयास में जब बीरबल गंभीर हो गया तब अकबर ने उससे पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम गंभीर क्यों हो गए? बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया, गंभीर नहीं जहांपनाह, विचार मग्न कहिए। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस राज्य में ऐसा कौन सा शख्स है जिसके डर से अकबर जैसे महान बादशाह को इतना निकृष्ट रूप धारण करना पड़ा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर को धक्का सा लगा। कहाँ तो वह बीरबल को डराने के लिए बीभत्स रूप बनवाकर आए थे और कहाँ बीरबल की नजर में वे अपने ही स्वांग के कारण डरपोक प्रमाणित हो रहे थे। अंततः अकबर ने सच कह देना उचित समझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अपने राज्य में तुम्हें विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है। तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी तर्क बुद्धि की तारीफ करते हैं। मैंने यह रूप बनाकर तुम्हें डराने का प्रयास किया था, लेकिन तुम्हारी तर्क बुद्धि से मेरी वास्तविकता छुपी न रह सकी और तुमने मुझे सहजता से पहचान लिया। बादशाह की बात सुनकर बीरबल खामोश ही रहा। तब अकबर ने पुनः कहना शुरू किया, लेकिन बीरबल, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, आप जरा अपने हीरे जवाहरात के नगीनों से सजे जूते पर नजर डालें और अपनी उंगलियों में चमचमाती बादशाही अंगूठियों की ओर देखें। क्या अब भी किसी को यह समझने में भूल हो सकती है कि आप कौन हैं? अकबर ने उसी समय अपनी एक उंगली से एक अंगूठी निकालकर बीरबल की उंगली में डाल दी और कहा, सचमुच बीरबल, अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरी नजरों के सामने नहीं आया जिसमें तुम्हारी जैसी तीक्ष्ण मेधा हो। और उसके बाद बीरबल के कमरे में ही अपना स्वांग उतारकर अपने सामान्य रूप में अकबर वहां से महल लौट आए।
एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी आ चुके थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच एक काजी आया और अकबर से कहा वह सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका है तथा इस दरबार को चुनौती देने आया है कि जो भी चाहे उससे शास्त्रार्थ कर ले। यदि वह हार जाएगा तो 1 साल के लिए राजधानी के बाहर चला जाएगा और यदि जीत जाएगा तब उसे 1 साल के लिए दीवान बना दिया जाए। अकबर उस काजी को ऊपर से नीचे तक गंभीर नजरों से देख रहे थे। बीरबल को काजी का घमंड नागवार लगा। उसने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, आपकी इजाजत हो तो मैं इस काजी से शास्त्रार्थ करूंगा। आप चाहें तो इसकी शर्तें मंजूर कर लें। अकबर ने शास्त्रार्थ की आज्ञा दे दी। काजी और बीरबल के बीच शास्त्रार्थ हुआ और काजी शास्त्रार्थ में पराजित हो गया। शर्त के मुताबिक काजी 1 वर्ष के लिए राजधानी के बाहर कर दिया गया। राजधानी से निकाले जाने के समय काजी ने संकल्प लिया कि वह बीरबल को अकबर के दरबार में सभी दरबारियों के सामने मारेगा और उसका बाल भी बांका नहीं होगा। राजधानी से निकाले जाने के बाद काजी ने एक बहुरूपिये के घर में शरण ली। बहुरूपिया उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उससे ज्ञान की बातें सीखता था और बदले में काजी को अपना फन सिखलाता था। 1 साल पूरा होते होते काजी मजा हुआ बहुरूपिया बन गया। साल पूरा होने पर वह राजधानी लौट आया किंतु खुद को प्रकट नहीं किया और न अपने घर गया। वह राजधानी के चौराहों पर रूप बदलकर हैरतंगेज करतब दिखाता फिरता। अकबर के पास भी खबर पहुंची कि राजधानी में एक बहुरूपिया हैरतंगेज करतब दिखलाता हुआ घूम रहा है। अकबर स्वभाव से कला प्रेमी थे। जब उन्होंने बहुरूपिये की चर्चा सुनी तब उनका भी मन हुआ कि वह उसकी कला का आनंद उठाए। इसलिए एक दिन आदमी भेजकर बहुरूपिये को बुलवा लिया। जब बहुरूपिया आया तब अकबर ने उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। बहुरूपिये ने जवाब दिया, जहांपना, मैं अपनी कला का प्रदर्शन चीता बनकर जैसा करता हूं वैसा प्रदर्शन किसी अन्य रूप में नहीं कर सकता। चीता मेरा सबसे अच्छा स्वांग है किंतु इसमें जोखिम बहुत है क्योंकि इसमें मेरा आक्रमण वास्तविक चीते से भी अधिक पैना और घातक हो सकता है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए जहांपना, मुझे एक खून की माफी मिले। वैसे किसी का खून करना मेरी नियत नहीं है मगर कला तो कला है, न जाने किस अंजाम तक पहुँचे। अकबर ने उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने की आज्ञा दे दी और एक खून की माफी भी। इसके बाद काजी ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत समझदार और मेधावी है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार में मैं जिस समय अपनी कला का प्रदर्शन करूं उस समय दरबार में बीरबल अवश्य मौजूद रहकर मेरा प्रदर्शन देखें। मेरी गुजारिश है कि बीरबल रहें तब ही मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा जाए। अकबर ने इस बात की भी स्वीकृति दे दी। काजी के कला प्रदर्शन का समय तय कर दिया गया। उसका प्रदर्शन दूसरे दिन दरबार लगने के बाद शुरू होना था। दरबार से लौटते समय बीरबल उस बहुरूपिये के बारे में ही सोच रहा था। कितनी विचित्र बात थी कि उसने चीता के खतरों के प्रति आगाह करते हुए घोषणा कर दी थी कि उसके कला प्रदर्शन के समय किसी की जान भी जा सकती है और उसने बादशाह से एक खून माफ करा लिया था, अर्थात यदि उसने भरे दरबार में किसी की हत्या भी कर दी तो उसे सजा नहीं हो सकती। अचानक बीरबल के रोंगटे यह सोचते हुए खड़े हो गए कि बहुरूपिये ने बार बार कहा कि यदि बीरबल होंगे तब ही वह अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। सारी घटना पर विचार करते हुए बीरबल संशय में पड़ गया कि आखिर बहुरूपिया क्यों चाहता है कि जब वह चीता बने तो दरबार में बीरबल अवश्य रहे। एक खून की माफी लेने के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है। यह सब विचार करने के बाद बीरबल ने मन ही मन कुछ फैसला किया और निश्चिंत होकर उसने घर की राह ली।
घर पहुंचकर उसने कुछ तैयारियां की और फिर भोजन करने के बाद विश्राम करने चला गया। दूसरे दिन बीरबल जब तैयार होकर दरबार के लिए निकला तो अन्य दिनों की अपेक्षा उसका शरीर अधिक गठीला और तना हुआ प्रतीत हो रहा था। दरबार पहुंचकर बीरबल अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गया। थोड़ी देर में सभी दरबारी पहुंच गए। बादशाह अकबर के आने के बाद बहुरूपिये के आने की प्रतीक्षा होने लगी। अचानक एक चीता उछलता हुआ दरबार में आया। इधर उधर उछलते हुए कुछ दरबारियों के सामने पंजा चलाया। दरबारी समझ गए कि दरबार में चीता के रूप में वही बहुरूपिया अपना करतब दिखा रहा है। चीता के पंजों में नाखून के स्थान पर बहुत पैनी धार वाले चाकू लगे हुए थे। जब चीता किसी पर झपट्टा मारता था तब उसके नाखून तन जाते थे और चाकुओं के 5-5 फल इस तरह निकल जाते थे मानो कोई 5 चाकू से प्रहार करने को तत्पर हो। इधर उधर उछलने के बाद अचानक चीता उछला और बीरबल पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। बीरबल संभवतः इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने अचानक चीते के सिर पर हथौड़े से प्रहार किया और उसके आसन के पास खड़े 4 जवान अचानक प्रकट हो गए और तुरंत चीते को दबोच लिया। उसके पंजों में बंधे नाखून खोल लिए गए। अब तक अकबर कुछ समझ नहीं पाए थे। भ्रमित से सामने का मंजर देख रहे थे। बीरबल चीते से मुक्त होने के बाद अपने स्थान पर खड़ा हुआ और अपने वस्त्र ठीक करने लगा। उसके वस्त्र चीते के नाखून बने चाकुओं की धार से जगह जगह कट गए थे। सीने के सामने के वस्त्र का कपड़ा नुच गया था, जिससे उसके नीचे पहले से पहने गए कवच का चमचमाता धातु साफ दिखने लगा था। अकबर को जैसे होश आया, उनकी तंद्रा टूटी और सारा माजरा समझ में आने लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल? यह सब क्या हो रहा है? बीरबल ने संयत स्वर में कहा, जहांपना, यह बहुरूपिया मेरी हत्या करना चाहता था, लेकिन इसकी योजना विफल हो गई और यह अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में भरे दरबार में रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? भला वह बहुरूपिया कलाकार तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहता था? अकबर ने विस्मय से भरे स्वरों में पूछा। जहांपना, मुजरिम अभी दरबार में है। उससे यही तो पता लगाना है कि आखिर किन कारणों से वह मेरी हत्या करना चाहता था, बीरबल ने कहा। तमाम दरबारी इस समय बीरबल के पक्ष में थे। सबने बादशाह से सच्चाई अविलंब सामने लाने की मांग की। अकबर ने इशारा किया और बहुरूपिये का चीते वाला लबादा नोचकर उसे अर्धनग्न अवस्था में दरबार में खड़ा किया गया और उसके पंजों से 20 तेज धार वाले चाकू निकालकर बादशाह के सामने पेश किए गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, आपको याद होगा कि इस आदमी ने कल भरे दरबार में चीता का रूप धरने के लिए एक खून की माफी मुकर्रर करवा ली थी और शर्त रखी थी कि यदि बीरबल दरबार में होगा तब ही वह अपना करतब दिखलाएगा। उसकी इसी शर्त से मुझे उस पर संदेह हुआ और आज मैं कवच पहनकर दरबार में आया। चीता बनकर इस आदमी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया तथा अपने पंजों में लगे चाकुओं से मुझ पर कई घातक प्रहार किए। यदि मैं कवच से अपने शरीर को नहीं ढका होता तो निश्चित रूप से इसकी साजिश का शिकार हो गया होता। दरबार आने से पहले ही मैं सुरक्षा अधिकारी से मिलकर ऐसी व्यवस्था कराने का आग्रह कर आया था कि यदि बहुरूपिया मुझ पर हमला करे और स्थिति बेकाबू होती दिखे तो बहुरूपिये को काबू में किया जा सके, जिसके कारण यह बहुरूपिया जवानों द्वारा पकड़ लिया गया। चूंकि इस घटना के दौरान आप स्वयं मौजूद थे, इसलिए मुझे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसका चश्मदीद गवाह दरबार में मौजूद हर शख्स है। मेरी गुजारिश है जहां पनाह की इस बहुरूपिये से यह पता किया जाए कि वह मेरी हत्या क्यों करना चाहता था। उन रंगरूटों से जिन्होंने इस बहुरूपिये को काबू कर रखा था, अकबर ने कहा,
इस आदमी के हाथ पांव बांधकर इसे तब तक कोड़े मारो जब तक कि यह सारी हकीकत बयां न कर दे। हुक्म की तामील हुई। 10-15 कोड़ों की मार के बाद ही उस व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल लिया। उसने बादशाह को याद दिलाया कि इस दरबार का दीवान बनने की ख्वाहिश में एक बार वह इस दरबार में आया था और बीरबल से शास्त्रार्थ कर पराजित हो गया था, जिसके कारण उसे राजधानी से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। राजधानी से निकलते वक्त उसने संकल्प लिया था कि वह बीरबल से बदला लेगा और उसी बदले की भावना से वह बीरबल की हत्या के इरादे से दरबार में आया था। इस स्वीकारोक्ति के बाद उस व्यक्ति को अकबर ने कारागार में डलवा दिया और दरबार में बीरबल की सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने बड़ा अजीब विषय उठाया। उसे बाजार में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के रूप में काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर राजतंत्र चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को नहीं पता कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का समाधान निकालने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह बीरबल के पास एक समाधान था और इसलिए उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सिफारिश की। अकबर ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा और उन्हें अपनी कीमत का सही मूल्यांकन करने के लिए 15 दिन का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ चलने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी लोग पुनः दरबार में आए। जौहरी के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा और दूसरी तरफ उसने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, समझ गया, समझ गया, जिससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर राजा है, वैसे ही वह सोने का सिक्का सबसे खास और महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरियों को भारी इनाम दिया। अकबर एक बार बीरबल के साथ हवाखोरी के लिए निकले। उन दिनों अकबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। अपनी सल्तनत में अपनी स्वीकृति के लिए भी अकबर ने लगातार कार्य किया था, जिससे हर तरफ उनकी सराहना हो रही थी। रियाया में अपनी तारीफ होने की बातें सुनकर अकबर के मन में अभिमान होने लगा था कि वह सबसे बड़े हैं। हवाखोरी करते करते अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने इस प्रश्न से यह समझ लिया कि अकबर इस समय अपनी सफलता के मद में चूर हैं और इस प्रश्न के उत्तर में उसके मुंह से सुनना चाहते हैं, जहांपना आप। मगर यह जानते बूझते भी बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अकबर ने जब दोबारा वही सवाल किया, तब उनकी ओर देखते हुए बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार में सबसे बड़ा हम किसी भी नन्हे बच्चे को कह सकते हैं जिसके सभी दांत बाहर नहीं आए हों और जो बोलना सीख रहा हो। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को निराशा हुई। खीज से भरकर अकबर ने पूछा, तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो बीरबल? अवश्य कर सकता हूं, जहांपना, यदि आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दें, बीरबल ने उत्तर दिया। जितनी चाहो मोहलत ले लो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम बच्चे को बड़ा प्रमाणित नहीं करोगे तब तक तुम्हें दरबार में हाजिरी लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती, अकबर ने तल्ख होते हुए कहा। जो आज्ञा, बीरबल ने कहा और चुप हो गया। वह समझ चुका था कि अकबर को उसकी बात जरूरत से ज्यादा बुरी लगी है।
थोड़ी देर बाद ही अकबर हवाखोरी से लौट आए और लंबे लंबे डग भरते हुए राजमहल की ओर बढ़ गए। बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह ने ऐसा करके अपने गुस्से का इजहार किया है। वह वहां से सीधे अपने घर लौटा और बैठकर कुछ विचार करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पड़ोस में जो रफीक नाम का आदमी रहता है, उसकी बेटी अपने 1.25 साल के बच्चे के साथ इन दिनों आई हुई है। कुछ विचारते हुए बीरबल रफीक के घर पहुंच गया। बीरबल ने रफीक से कहा, भाई मेरे, मैं तुम्हारे नवासे के साथ खेलना चाहता हूं। जब से मैंने उसके यहाँ आने की खबर सुनी है, तभी से उससे मिलने को बेचैन हूं। बीरबल के इस तरह के मनुहार से रफीक को आंतरिक प्रसन्नता हुई। वह बच्चे को ले आया और बीरबल को थमाते हुए कहा, जब तक मर्जी तब तक खेलिए इस बच्चे के साथ। मेरा नवासा है तो क्या आपका नवासा न हुआ? उसने बच्चे को बीरबल की गोद में थमा दिया। बीरबल थोड़ी देर तक बच्चे के साथ खेलता रहा। फिर उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने बच्चा रफीक के हाथों में सौंपते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर रफीक की दाढ़ी सहलाने लगा। रफीक को बीरबल का ऐसा करना बड़ा अजीब लगा, मगर बात चूंकि बीरबल की थी इसलिए कुछ बोला नहीं। बीरबल ने स्वयं अपनी इस हरकत की पर्दादारी के लिए रफीक से कहा, कुछ सोचो मत भाई रफीक, मैं तो यह देख रहा हूं कि तुम्हारी दाढ़ी छूना तुम्हारे नवासे को कितना मजा दे रहा है। हमारे यहाँ मानते हैं कि नाती जब नाना की दाढ़ी से खेले तो समझो कि नाती अपने नन्हर के बारे में ऊंचे ख्याल रखता है। बीरबल की बातें सुनकर रफीक बहुत खुश हुआ और खुद अपने नवासे के हाथ में अपनी दाढ़ी थमाने की कोशिश करने लगा। अब बीरबल रोज अपने पड़ोसी के घर जाता। कभी वह उस बच्चे के लिए कपड़े ले जाता तो कभी खिलौने। रोज वह बच्चे के हाथ में रफीक की दाढ़ी थमाकर उन्हें खींचने के लिए प्रेरित करता। रफीक को यह सब अच्छा लगने लगा था। इस तरह 10-15 दिन बीत गए। बच्चा अब संकेत मात्र से दाढ़ी के बालों को खींचना शुरू कर देता था। बच्चे को अपने ढंग से प्रशिक्षित कर लेने के बाद एक दिन एक बीरबल उस बच्चे के लिए राजसी पोशाक लेकर आया, जिसमें सोने चांदी के सलमा सितारों से कशीदाकारी की गई थी। बीरबल ने जब वह लिबास रफीक को यह कहते हुए दिया कि इसे वह उस बच्चे के लिए लाया है, तब रफीक को सहजता में विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कीमती उपहार भी कोई उस बच्चे को लाकर दे सकता है, वह भी महज पड़ोसी होने के नाते। मगर बीरबल ने जिद करके वह पोशाक उसी वक्त बच्चे को पहनवाई और उसे देखकर तारीफ करने लगा, इस बच्चे को तो बादशाह के घर में होना चाहिए था। देखना, एक दिन यह बच्चा इतना हुनरमंद हो जाएगा कि बादशाहत भी इसके कदम चूमेगी। बीरबल के मुंह से ये बातें सुनकर रफीक मुग्ध हो गया और बीरबल के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितना प्यार करता है यह मेरे नवासे से, उसने मन ही मन सोचा। तभी बीरबल ने कहा, रफीक, इन कपड़ों में इस बच्चे को देखकर मेरी तबीयत हो रही है कि मैं इसे बादशाह से मिला लाऊं। बादशाह भी देखें कि गरीबों के घरों में भी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिन्हें देखकर बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा लें। मैंने पहले भी कहा है कि नवासा आपका है, आप इसे जिससे चाहें मिला लाएं। मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जरा इस बच्चे को मैं इसकी अम्मी से मिला लाऊं। वह भी तो देखे कि इसके नए नाना ने इसके लिए कितना शानदार लिबास बनवाया है। ऐसा रेशमी लिबास तो यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता, ऊपर से सोने चांदी के तारों का यह शानदार काम। क्या नक्काशी है, वह देखेगी तो झूम उठेगी, रफीक ने कहा और बच्चे को लेकर वह अपने घर के भीतर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह निकला तब बीरबल ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, लाओ रफीक भाई, मैं अपने नवासे को बादशाह से मिलाकर लाऊं। और बच्चे को लेकर बीरबल वहां से चला गया। रफीक उन्हें मुग्ध नजरों से जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वे दोनों उसकी नजरों से ओझल न हो गए।
दरबार का समय समाप्त हो चुका था। बीरबल ने अनुमान लगा लिया कि अकबर अब राजमहल में जा चुके होंगे, इसलिए वह रफीक के घर से उस बच्चे को गोद में लेकर सीधे राजमहल पहुंचा। महल के रक्षक उसे पहचानते थे, इसलिए महल में प्रवेश मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। महल में प्रवेश के बाद उसने बादशाह अकबर के पास संदेश भिजवाया कि वह अभी इसी वक्त बादशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर को जैसे ही बीरबल के आने की सूचना मिली, उन्होंने उसी क्षण उसे अपने कक्ष में ही बुलवा लिया। बीरबल की गोद में एक खूबसूरत बच्चे को देखकर अकबर ने पूछा, यह कौन है तुम्हारी गोद में? इतना प्यारा बच्चा। बीरबल ने बच्चे को अपनी गोद से उतारकर सहज भाव से अकबर की गोद में दे दिया। फिर कहा, यह अबोध बच्चा तो हर उस आदमी का है जो इसे प्यार दे सके। अभी तो आपका है। बीरबल के जवाब से अकबर को खुशी हुई। तभी बीरबल ने बच्चे को कुछ इशारा किया। संकेत मात्र से बच्चे की गतिविधि बदल गई और वह अकबर की दाढ़ी से खेलने लगा। फिर वह अकबर की दाढ़ी खींचने लगा। पहले तो अकबर ने बच्चे की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चा दाढ़ी छुड़ाने पर रोने लगा। तब अकबर ने कहा, अरे प्यारे बच्चे, खेलो मेरी दाढ़ी से मगर रो मत, और उन्होंने बच्चे के हाथ में अपनी दाढ़ी दे दी। बीरबल को मानो इसी समय का इंतजार था। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने एक बार आपसे कहा था न कि बच्चा सबसे बड़ा होता है। तब आपने कहा था प्रमाण अपनी बात कहूं। अब आप स्वयं यह प्रमाण देखें। इस बच्चे को छोड़कर आपकी दाढ़ी का एक बाल भी छूने की हिम्मत और किसी में है? अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, हाँ बीरबल, मुझे तुम्हारा प्रमाण पसंद आया। बीरबल ने उसी समय बच्चे को कुछ इशारा किया और बच्चा अकबर की दाढ़ी छोड़कर बिल्कुल शांत होकर गोद में बैठ गया। अकबर ने उस बच्चे को सहलाते हुए कहा, सचमुच बहुत प्यार बच्चा है। मुझसे बड़ा भी। फिर ढेरों उपहार देकर उस बच्चे को अकबर ने बीरबल के साथ भेज दिया। जब बीरबल ने रफीक को वह बच्चा थमाया तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि बादशाह ने उसके नवासे को ढेरों उपहार दिए हैं। बीरबल इस बात पर प्रसन्न था कि इस बच्चे के सहयोग से उसने वह कार्य कर दिखाया जो आसान न था। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़कर उसके विचारों को ठीक से बता सकेगा, उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और महानुभाव परीक्षण करने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री सभी को इनाम देने से इनकार कर देते थे। वे अंतिम क्षण में अपना मन बदल देंगे और यदि किसी ने सही अनुमान लगाया तो भी वे उत्तर देंगे, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंततः एक ब्राह्मण जो इसमें विशेषज्ञ था ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह मंत्रियों की चाल समझ गए हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई जीते, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसे केवल उसका चेहरा देखकर बीरबल की ज्योतिषीय कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने कौशल में अनुकरणीय था और उसने कार्य को सहजता से पूरा किया। बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर ब्राह्मण दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां प्रत्येक सरदार के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके उत्तर से सहमत होना पड़ा, क्योंकि किसी में भी राजा को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा है। अकबर जवाब से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उन्हें 5000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की।
बात उन दिनों की है जब बीरबल को अकबर के शाही दरबार की अमलदारी बख्शी जा चुकी थी। अपनी हाजिर जवाबी और मौजू बातों के कारण बीरबल ने अकबर का दिल जीत लिया था। उन दोनों के बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। आवश्यकता पड़ने पर अकबर निजी संदर्भों में भी बीरबल से सलाह लेने लगे थे। अकबर और बीरबल के बीच बादशाह और अमलदार जैसा रिश्ता कम और एक दोस्त जैसा रिश्ता ज्यादा था। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में आम नागरिकों का दुख दर्द सुन रहे थे कि तभी महल से खबर आई बेगम उनसे मिलना चाहती हैं। बीरबल ने देखा जिस बेगम को अकबर बहुत चाहते थे उसी के महल का सुरक्षा प्रहरी यह संदेश लेकर आया था। अकबर ने उस सुरक्षा प्रहरी से कहा, उन्हें इत्तिला भेज दो कि हम अभी आते हैं। वह प्रहरी वहां से चला गया और बीरबल के होठों पर यूं ही मुस्कान खेल गई जिसे अकबर ने देख लिया। अकबर फिर अपनी रियाया का दुख दर्द सुनने लगे। थोड़ी ही देर के बाद फिर उसी बेगम का पैगाम आ गया। इस बार बादशाह अकबर ने उससे कहा, चलो मैं आता हूं, और शीघ्र ही अपने आसन से उठ गए। बादशाह की हड़बड़ाहट देखकर बीरबल को हंसी आ गई जिसे बेगम के पास जाते जाते भी बादशाह ने देख लिया और बीरबल की हंसी को अपना अपमान माना। उन्होंने बीरबल को बुलाकर बिना कोई जवाब तलब किए हुक्म दिया, बीरबल तुम मेरे राज्य से दफा हो जाओ। अब कभी भी तुम इस राज्य की मिट्टी पर दिख गए तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। अकबर की क्रोध से उबलती आंखों को देखकर बीरबल ने बिना किसी हील हुज्जत के आदेश पालन में ही अपनी भलाई समझी। बीरबल को सजा सुनाए अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि अकबर के सामने एक बच्चे के लिए झगड़ती दो माताओं का एक ऐसा विवाद सामने आया जिसे सुलझाने के लिए अकबर को बीरबल की आवश्यकता महसूस हुई। मगर बीरबल को तो उन्होंने राज्य निकाला दे रखा था। मन ही मन अकबर ने खुद को बहुत कोसा, मगर इस तरह पश्चाताप करने से तो समस्या का समाधान हो नहीं सकता था। अकबर ने सेवकों को बीरबल के आवास पर भेजा, मगर बीरबल वहां नहीं मिला और न यह जानकारी मिली कि वह कहाँ गया है और कब लौटेगा। बीरबल के आवास से लौटे सेवकों की बातें सुनकर अकबर का मन चिंतित हो उठा कि न जाने बीरबल कहाँ गया होगा, न जाने किस हाल में होगा। बच्चे वाली समस्या को फिलहाल उन्होंने इस तरह निपटाया था कि बच्चे की परवरिश की व्यवस्था राज्य की ओर से कर दी थी और उसकी मां होने का दावा करने वाली दोनों औरतों को 1 सप्ताह बाद आने को कह दिया था। उलझन फिलहाल टल गई थी, मगर बादशाह होने के कारण अकबर इस बात के लिए चिंतित थे कि जब फरियाद लेकर दोनों औरतें फिर उनके पास आएंगी तब उनमें बच्चे की असली मां का पता वे कैसे लगाएंगे और कैसे उचित न्याय दे पाएंगे। इसी उधेड़बुन में अकबर का दिमाग लगा हुआ था। शाम को महल की छत पर टहलते हुए भी इसी समस्या पर विचार कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि महल के सामने राजमार्ग पर गई। उन्होंने देखा कि बीरबल मिट्टी से लदी एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है और गाड़ीवान बैलगाड़ी हाँक रहा है। इस अजीबोगरीब मंजर को देखकर अकबर हैरत में पड़ गए और प्रहरियों को भेजकर बैलगाड़ी रुकवा ली और बीरबल को महल की छत पर ही आकर मिलने का आदेश भिजवाया। मगर बीरबल ने उस प्रहरी से कहा, तुम बादशाह सलामत से जाकर कहो कि मैं उनके हुक्म ही तामील कर रहा हूं। यदि मैं इस बैलगाड़ी से उतरा तो उनके हुक्म की उर्दूली होगी। यह गुस्ताखी मैं कदापि नहीं करूंगा। अकबर तक जब बीरबल की यह बात पहुंची तब वे गुस्से से बेकाबू हो गए और पैर पटकते हुए छत से उतरकर बैलगाड़ी के पास पहुंचे। क्रोध से उफनते हुए उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें बैलगाड़ी पर रहने का आदेश तो नहीं दिया था कि इससे उतरते तो मेरे हुक्म की उर्दूली होती। मैंने तो कहा था कि इस राज्य की मिट्टी पर तुम्हारे पाँव नहीं देखना चाहता, और पाँव तो क्या, पूरी बैलगाड़ी के साथ तुम मेरे महल के आगे मौजूद हो। बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। बेखौफ बीरबल बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, गरीब परवर,
गुस्ताखी माफ हो। इस बैलगाड़ी पर जो मिट्टी लदी है वह पड़ोसी राज्य की है। जब आपने आदेश दिया तब ही मैं पड़ोसी राज्य के लिए इस बैलगाड़ी पर रवाना हो गया और बैलगाड़ी पर उस राज्य की मिट्टी लाद कर ले आया। अब इसी मिट्टी पर मेरा रैन बसेरा है। मैं इस बैलगाड़ी से उतरता ही नहीं कि आपके राज्य की मिट्टी पर खड़े होने की बात हो। ऐसे में मैं कतई दोषी नहीं। आपके द्वारा सुनाए गए फरमान का मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूं। बीरबल की बात सुनकर अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो मान गए कि तुमने मेरे हुक्म की तामील की है। अब मैं अपना हुक्म वापस लेता हूं। तुम सामान्य ढंग से अपने कार्य पर वापस आ जाओ। बादशाह का आदेश पाते ही बीरबल अपने कार्य पर वापस आ गया। अकबर ने एक बच्चे की दावेदार दो माताओं वाली उलझन बीरबल को बता दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं है जहांपना। आने दीजिए दोनों औरतों को। मैं सही मां को पहचानकर बच्चा उसको सौंप दूंगा। निर्धारित तिथि को दोनों औरतें अकबर के दरबार में पहुंचीं और बच्चे की मांग करने लगीं। अकबर ने उन दोनों महिलाओं को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने दोनों औरतों की गुहार सुनी। दोनों की गुहार सुनने के बाद यह कह पाना मुश्किल था कि दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। अंततः बीरबल ने दोनों औरतों को बादशाह अकबर के सामने पेश होने का आदेश दिया और स्वयं भी बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हो गया फैसला? जहांपना, बच्चे को यहीं मंगवा लें। बड़ा जटिल फैसला है। मैं चाहता हूं कि फैसला आपके सामने करूं और उस फैसले पर अमल भी आपके सामने ही हो। अकबर ने बच्चे को अपने पास मंगवा लिया। तब तक दोनों औरतें भी बादशाह के दरबार में पहुंच गई। बीरबल ने बहुत नाटकीय ढंग से अकबर से कहा, जहांपना, मैंने दोनों औरतों की बातें सुनी। दोनों की ही बातों से लगता है कि ये दोनों औरतें इस बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। अब यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा किसकी कोख से जन्मा है, मगर अब इस गहराई में जाने की जरूरत नहीं। मैंने तय किया है कि इस बच्चे को बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांटकर इन दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। किस्सा खत्म। बीरबल ने अभी अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि दोनों औरतों में से एक औरत व्याकुल होकर चीख पड़ी, नहीं गरीब परवर, नहीं। यदि आपके दरबार का यही न्याय है तो मुझे न्याय नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे पर अब अपना दावा छोड़ती हूँ। इसे इसी औरत को सौंप दीजिए। मैं नहीं हूँ इस बच्चे की माँ, यह बच्चा मेरी औलाद नहीं है। ऐसा कहकर वह औरत वहीं बैठकर फफक कर रोने लगी। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, दूसरी औरत को ले जाकर कारागार में डाल दो। सिपाहियों ने दूसरी औरत को पकड़ लिया और उसे कारागार की ओर ले जाने लगे। बीरबल ने फिर कहा, जहांपना, यह जो रोने वाली औरत है वही इस बच्चे की माँ है। कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। जब मैंने बच्चे को तलवार से दो बराबर टुकड़ों में काटने की बात कही तब यह औरत आर्तनाद कर उठी। इसके रुदन में इसका ममत्व स्वाभाविक रूप से छलक पड़ा। आप चाहें तो इस बच्चे को इसकी मां को सौंप सकते हैं। बीरबल के इस न्याय से अकबर प्रभावित हुए और अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल के गले में डालते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मैं तुम्हारे न्याय की सराहना करता हूं। अकबर ने उस बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया। राजा अकबर एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनके कारण ही अन्य सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने बुद्धिमान बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया।
राजा ने किसान का भेष धारण किया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली चल दिए। रास्ते में उसने एक बूढ़े लंगड़े आदमी को मदद मांगते हुए देखा। बुजुर्ग दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा फैजल को उसके लिए बुरा लगा और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और उन्होंने फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और घोड़े का मालिक होने का नाटक किया। उन्होंने राजा फैजल पर चोर होने का भी आरोप लगाया, जो घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष फैसले के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने के लिए कहा। हमेशा की तरह बीरबल तुरंत एक योजना लेकर आए। वह उन दोनों को घुड़साल में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे उस घोड़े की पहचान करने को कहा जो उनका था। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत अपने घोड़े का पता लगा लिया। इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। एक बार एक गरीब महिला रहती थी जो पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के लिए खाना बनाती थी। हर महीने वह अपने पैसे का एक निश्चित हिस्सा बचाती थी ताकि भविष्य में वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। उसकी कमाई उसे बहुत प्रिय थी। एक दिन उसके कुछ परिचित लोगों ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने उनके साथ यात्रा में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह अपने छोटे भाग्य को लेकर चिंतित थी। वह न तो इतने सारे पैसे ले जाना चाहती थी और न ही उसे लावारिस छोड़ना चाहती थी। बेचारी महिला ने अंततः एक साधु से मदद लेने का फैसला किया। ऋषि ने इसके साथ कुछ भी करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह जिद पर अड़ी रही तो उन्होंने उसे इस चेतावनी के साथ इसे अपने आश्रम में दफनाने के लिए कहा कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। धन गाड़ने के बाद वह तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़ी। वापस लौटने पर वह अपने पैसे वापस पाने के लिए सीधे ऋषि के पास उनके आश्रम में गई, लेकिन उस स्थान की खुदाई करने पर जहां उसने पैसे छिपाए थे, कुछ भी न पाकर दंग रह गई। पैसे का कहीं पता नहीं चला। वह साधु को दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि उसने पहले ही खुद को इससे कुछ भी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने बीरबल से मदद मांगी। उसकी कहानी सुनने के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई और अपने 2 रक्षकों को अपने धन के लिए मदद मांगने के लिए ऋषि के पास भेजा। सैनिकों में से एक ने ऋषि से अपने भाई के भाग्य को छिपाने के लिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर जा रहा था। उसी समय बुढ़िया ने संत के पास जाकर अपना धन मांगा। इस बार ऋषि को चिंता हो रही थी कि कहीं वह बुढ़िया की छोटी सी रकम के बदले बड़ी संपत्ति न खो दे। उसने जल्दी से उस पर वह पैसा बरसा दिया जहां पैसा था। जैसे ही उसे अपना धन वापस मिला, दूसरा सैनिक यह घोषणा करने आया कि उसका भाई शहर में वापस आ गया है और पहले सैनिक को अपना खजाना छिपाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार धोखेबाज साधु के पास कुछ भी नहीं बचा।